खास कार्यक्रम शख्सियत में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाते हैं जो अपने दम पर अपनी पहचान और एक मुकाम हासिल किए रहते हैं। और आज हमारे साथ शख्सियत में मौजूद है रूपाली श्रीवास्तव, जो कि उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर और निर्देशक है। रूपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी के साथ बता दीजिए। बिल्कुल नंदिनी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया। जी, मेरा नाम रूपाली श्रीवास्तव है और उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की निदेशक हूँ मैं। पिछले 4 सालों से निरंतर मैं अपने एनजीओ के माध्यम से हैंडीक्राफ्ट पे, जूट पे जो बच्चियाँ हैं जो कम सौभाग्यशाली हैं हमसे आपसे, जो नहीं अफोर्ड कर पाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन बच्चों को अपने आप प्रशिक्षित करें, निःशुल्क प्रशिक्षण दें और उनको रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ सकें। तो हमारी संस्था बेसिकली 4 अलग अलग पिलर्स पे काम करती है, जिसमें कन्याओं का जो विवाह है, निर्धन कन्या विवाह के लिए हम लोग पंख के नाम से कार्य करते हैं। और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके शेल्टर्स के लिए हम लोग आसरा के नाम से काम करते हैं। ये हमारे पिलर्स हैं उद्गम के अंतर्गत अलग अलग। हम लोग जब फीडिंग ड्राइव्स चलाते हैं फूड के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम उसको निवाला के नाम से करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग विंग्स पे हम अपने एनजीओ के अंतर्गत काम करते हैं। और हुनर के नाम से हम, जो आपको मैंने बताया अभी कि जो बच्चियां हैं उनको प्रशिक्षण दे करके रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। जी। रूपाली जी, आपने बताया कि आप एनजीओ की शुरुआत की, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपने किया और आप यहाँ तक पहुँचे? फिर कोई बहुत विशेष भगवान का सौभाग्य था मेरे साथ कि मुझे बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। पारिवारिक बहुत सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहा और बहुत ज़्यादा चुनौती तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। हाँ, स्टार्टअप के टाइम पे जो एक टीम वर्क होता है, टीम को चुनना जो होता है, जिसमें आपको ऐसे लोग मिलें जो आपके जैसी मानसिकता के हों, जिनका उद्देश्य आपसे मिलता जुलता हो, तो उनके चयन के टाइम पे कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने ऐसे लोगों को चयनित कर लिया जिनका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा नहीं था। तो बस वो थोड़ी बहुत चुनौतियां रही हैं। सच मुझे बहुत विशेष कुछ चुनौतियां नहीं रही, सौभाग्यशाली रही मैं इस दायरे में। जी, आपने बताया कि आप सौभाग्यशाली रहीं इस विशेष कार्यक्रम को करने में। लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं, एनजीओ के माध्यम से आप लड़कियों को, असहाय जो लड़कियां हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उन सबों की आप मदद करती हैं। जी, ठीक है। लेकिन आप अगर आप मदद करती हैं तो ऐसे आपने एक महिला होने के नाते ऐसी चीज़ों में कौन सा अलग सा अनुभव किया है आपने? अलग सा अनुभव? हाँ। देखिए, मेरा जैसे, चूँकि फैमिली बैकग्राउंड से मैं एक ऐसे परिवार से थी जहाँ पर शिक्षा ही प्राथमिकता रही है। तो मेरा पूरा फोकस, हम लोगों के परिवार का ही पूरा फोकस कि आप लोग एक अच्छा एजुकेशन ले करके किसी फील्ड में अपने आप को सेटअप करें, लाइक ऐसा हम लोगों का था। तो जब मैं एनजीओ फॉर्म कर रही थी तो मेरा पहला तो जो सबसे बड़ा मोटिव था वो यही था कि मैं जो बच्चियां हैं उनको शिक्षित कर सकूं अपनी संस्था के माध्यम से, और बहुत डेडिकेटली उनको क्लास 5 तक की बेसिक पढ़ाई कराने के बाद स्कूलिंग के लिए कहीं पर एडमिशन करा सकूं। तो चुनौतियों का सामना अगर मैं कहूँ तो हाँ, ये जरूर रहा कि जिनके लिए मैं ये करना चाहती थी वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको बहुत समझाना पड़ा कि आप अपनी बच्ची को क्यों मेरे पास भेजें, क्यों पढ़ाएं, क्यों लिखाएं, क्यों उनको वो दायरा ना दें जो आप खुद कर रहे हैं। जी। तो उसके लिए थोड़ी चुनौतियां जरूर रही कि मुझे ऐसी जगहों पे जाना पड़ा, उनके संग बैठ के कन्वर्सेशन करना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि बच्चों को उस दिशा में मत ले जाइए जिस दिशा में आप खुद कार्यरत हैं। उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है आपके एक जरा से एफर्ट से, बाकी एफर्ट्स हमारे हैं, आप भेजो। तो लाइक ऐसा था सब। जी, आपने बताया कि आपने एक एनजीओ की शुरुआत की। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप जिसके लिए करना चाहती हैं उन लोगों को बहुत समझाना पड़ता है। जी बिल्कुल। बहुत आपको उनको प्रेरित करना पड़ता है। लेकिन आपको एनजीओ खोलना फिर कैसे दिमाग में आया, और आपको इस आगे ले जाने के लिए किसका सहारा मिला? किसने पुशअप किया कि तुम इसमें काम करो, हम तुम्हारा साथ देंगे? जी, मैं आपको बताऊं नंदिनी कि जब बहुत इनिशियल एज थी मेरी शादी के तुरंत बाद की, तो फैमिली में मैं कई बार जो एक सरकारी शादियां होती हैं लखनऊ में, अगर आपको जानकारी हो, तो डीएम साहब उसको करवाते थे। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड रहती थी अपने अर्लियर एज से कि मैं वहाँ पर जाऊँ। तो महिला सुधार गृह में साल में एक बार शादियाँ होती थी, मैं वहाँ पे जाती थी
और मैं कंट्रीब्यूशन करती थी ऐसा जितना हमारी उस टाइम पे हमारी जितनी पावर थी, जितनी पोजीशन थी, उस हिसाब से। वहाँ पर मुझको बहुत रियलाइज़ हुआ कि अगर किसी बच्ची का सपना शादी हो और वो 100 लोगों में शादी कर रही है, तो मुझे ऐसी अंदर इंटरनल मेरी फीलिंग थी कि शादी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है लाइफ का। जी। तो वो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि या तो लड़की खुद इतनी सक्षम हो कि अपने लिए लड़का चुन के शादी करने में और उसका वहन करने में, खर्चा उठाने में सक्षम हो, और या फिर वो कम से कम इस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश कर ले कि शादी के बाद उसको बाकी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो हाँ, वो मोटिवेशन मुझे हमेशा मिलता रहा कि आप शादी जब आपकी बच्ची की हो या इनिशियली स्कूलिंग हो या फिर आपको रोजगार से जुड़ने की इच्छा शक्ति हो, तो मैं चाहती थी कि मैं इनको ये पुशअप देती रहूं कि खुद को उस दिशा में मत लेके जाओ कि माता पिता, अगर मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां मेरे सेंटर पे आती हैं जिनके माता पिता या तो पेंटिंग का काम करते हैं या तो घर के बर्तनों का काम करते हैं या फिर आया का काम करते हैं, तो मैं चाहती थी कि वो बच्चे कम से कम उसको फॉलो ना करें। ये बहुत बड़ा था। तो परिवार से बहुत सपोर्ट मिला इस बार इसके लिए कि अगर करना चाहती हैं तो प्रॉपर करिए, फॉर्म करिए, और जब आप आंसरेबल ना हो किसी के लिए कि आप किस विंग से हैं, किस जगह से हैं, तो एक एनजीओ जब कहीं पे खड़ा होके बात करता है, जब एक एनजीओ आपके सामने खड़ा होकर के कुछ बताता है आपको, तो वो बहुत पावरफुल लगता है। अगर आप एक एज अ पर्सन खड़े होकर किसी को कुछ बात करेंगे, आज मैं यहाँ पर भी हूँ तो मेरे पीछे जब उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन का एक एनजीओ का एक टैग है, तो आप मेरी बातों को और महत्वपूर्ण तरीके से सुनेंगे, परस्पर इसके कि मैं एक आम इंसान अगर खड़े होकर के किसी विषय में चर्चा करूं। बिल्कुल। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की यात्रा में कोई ऐसा अनुभव आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ जिसने आपको बहुत भावुक कर दिया हो या बहुत ही ज़्यादा खुशी दी हो? बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। भावुक करने का एक अनुभव मुझको जो प्राप्त हुआ वो कोविड जब 2021 में वापस आया और बहुत ही विकराल रूप में आया, तो और मतलब हमारी संस्था मेडिकल पे काम नहीं करती थी उस टाइम जी। तक, और मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो वो एनजीओ किसी का नंबर लेकर के बस बात घुमा दे रहे थे उस टाइम पे, किसी का भी नंबर, क्योंकि इतना पैनिक था सोसाइटी में कि वो लोग, तो कभी कभी 2 बजे 3 बजे रात में मुझे कॉल आ जाते थे, एक सिलेंडर दिला दीजिए, मेरे फादर बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। तो एक बार का दायरा मुझे एक वाकया मुझे याद है कि करीब 3 बजे रात में एक कॉल आया था। तो एक बच्ची थी, उसने कहा 3rd फ्लोर पे मेरे फादर हैं, उनको कोविड हुआ है और वो, मैं कमरे में नहीं जा रही हूँ, मेरी मदर को भी कोविड है पर वो किसी और कमरे में हैं, और मेरे फादर केवल हाथ पैर हिला रहे और आंखें हिला रहे, प्लीज़ किसी तरह से एम्बुलेंस का अरेंजमेंट कर दीजिए। मैंने अपने एंड पे 3 बजे रात में कुछ कोशिशें की भी, कुछ और संस्थाएं जो कि डेडिकेटली मेडिकल के लिए काम करती हैं उनको अप्रोच भी किया। फिर 1.5-2 घंटे के बाद जब मैं बहुत प्रयास करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलमोस्ट सब ऑक्यूपाइड थे उस टाइम पे, और तो उसने फिर कहा 4 बजे कि मैम पापा आप सिर्फ आंखें हिला रहे हैं, बॉडी नहीं हिला रहे हैं, आप एक ऐसी एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दीजिए कि हम अपने फादर को, मतलब शायद से, मतलब वो नहीं, हाँ। तो वो बहुत दुखद, मुझे अभी भी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं, वो वाकया याद करती हूँ तो मुझे, कि मैं हेल्पलेस थी, मैं कर नहीं पाई वो काम। तो मैं अगर इन फ्यूचर कभी कुछ कर पाई, मैं मेडिकल में ज़रूर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करूँगी कि ऐसी कुछ सुविधाएं मैं सोसाइटी में दे सकूँ कि अगर कोई ऐसा पैंडेमिक या ऐसा कोई पैनिक आए तो हम लोग उसको निकलने के कितने रास्ते हैं उस पर काम कर सकें। जी, रूपाली जी, वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आप असहायों की मदद करती हैं, गरीबों की मदद करती हैं और आप एक एनजीओ चला रही हैं। अब इसके आगे का क्या सपना है रूपाली जी का? मैंने बहुत ढेर सारे ड्रीमिंग कर रखे हैं। वैसे तो मैं सही बताऊं तो मैं प्रेजेंट में काम करती रहती हूँ और फ्यूचर के लिए मैं प्लानिंग करती रहती हूँ, मैं कभी खाली नहीं रहती हूँ। तो अभी प्रेजेंट में जो मैं काम कर रही हूँ, इसके जो मेरे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो यही है कि जितने करीब 80 से 90 बच्चे डिफरेंट विंग में मेरे संग काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कौशल विकास योजना के अंतर्गत अपने बच्चों को स्किल करने के लिए ट्रेनिंग अभी भी चल रही है सेंटर पे। इसके अलावा जूट का काम मेरे यहाँ चल रहा है, मसालों का काम चल रहा है, ब्यूटिशियन का काम चल रहा है। तो इन सभी बच्चों को जो अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसके लिए इनको फ्यूचर में कैसे मैं ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकूँ कि ये सबके सब रोजगार हों, पैसे कमा सकें, और जब भी मेरे पास लौट करके आएँ तो एज अ ट्रेनर लौट के आएँ, एज अ ट्रेनी लौट के नहीं आएँ।
मैं उनको उस रूप में देखना चाहती हूँ, अपनी संस्था के हर उस बच्चे को जिसको अभी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, इन फ्यूचर में उसको एज अ ट्रेनर अपने आप प्लेस कर सकूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। जी, हर इंसान का एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन रहा है? मार्गदर्शक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला जो किसी भी बच्चे पे इम्पैक्ट आता है वो उसके परिवार का आता है, माता पिता का आता है। तो सबसे पहले हमारे गुरु हमारे माता पिता होते हैं, पहले मार्गदर्शक भी वही होते हैं, और उनकी ही परवरिश का ये नतीजा था कि हम लोगों में मदर मेरी बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर की हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उन्होंने बचपन से ही कहा कि अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो कोशिश करिए कि 1 पैसा हमेशा दान के लिए उपयोग में लाइए। तो वो मतलब बिहाइंड द माइंड हमेशा दिमाग में रहा कि अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट ज़रूर से ज़रूर समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए, समाज के उस वर्ग के प्रति समर्पित होना चाहिए जिनको हमसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। तो पहले मार्गदर्शक तो मेरे माता पिता रहे, पति का भी बहुत सपोर्ट मिला। हस्बैंड बहुत ऑक्यूपाइड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज उनका जॉब ऐसा है, साइंटिस्ट हैं वो। और उसके बाद मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे मिली मेरे बच्चों से मिली है। तो माता पिता के बाद जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरित किया काम करने के लिए और बढ़ने के लिए, वो मेरे बच्चों ने किया। जी, एनजीओ को आप अपने आगे ले जाने के लिए और क्या कुछ प्रयास करना चाहती हैं और कितना बेहतर उसको बनाना चाहती हैं आप? मैं प्रयास ही कर रही हूँ, अभी तो मेरी स्ट्रगलिंग टाइम ही मैं अपने आप को लेके चलती हूँ। और कोशिश मैं यही करूँगी कि जितने लोगों को आप आश्वासन दे देते हैं या आपने उनको हेल्प किया, देखिए किसी की टेम्परेरी हेल्प, तो मैं सच में बोल रही हूँ कि किसी की टेम्परेरी हेल्प आपको और ज़्यादा उसको विकलांगता की ओर ले जाने की पहल है कि ना, बिना मेहनत मशक्क़त के द्वारा किसी के लिए अगर आपने हेल्प की भी है तो वो आप समझ लीजिए उस व्यक्ति को और विकलांगता आप दे रहे हैं। करना वो नहीं चाहता था, आपने उसको बिना कुछ किए और ज़्यादा हेल्प कर दी। तो कोशिश मैं करूँगी कि मैं आत्मसम्मान के साथ जितने लोगों को भी जोड़ूं जिनके लिए मैं कुछ कर सकूं, आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, वो अपने लिए स्वयं धन अर्जित करें, प्लस अपने परिवार को चलाएं। और अगर प्रेरणा पूरा उनको मिलती है तो संभव हो तो आगे जाकर के वो भी हम लोगों की तरह एक और बड़ा प्लेटफॉर्म बाकी लोगों को देने की कोशिश करें, क्योंकि एक हाथ से मैं 100 को दूंगी, अगर ये 100 हाथ में जोड़ पाई तो मैं बहुत बड़ा काम कर पाऊंगी। अगर उन 100 लोगों को मैं प्रेरित कर पाई कि आप अपने द्वारा भी 100 लोगों को प्रेरित कीजिए और बढ़ने का मौका दीजिए और उनको हेल्प कीजिए। रूपाली जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप जाते जाते क्या कुछ कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों के लिए? मैं पल्लवी जी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ प्राइम टीवी चैनल का, आपका, जिन्होंने मुझको ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने मन की बात, अपनी फ्यूचर प्लानिंग में आकर के आप लोगों को बता पाई। और मुझे आपके संग ये मंच साझा करने का मौका भी मिला। तो सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जहाँ पर भी हैं वहीं से रह कर के भी आप बिना एनजीओ के भी समाज के अपने पास के वर्ग को प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा दे सकते हैं उनको। और कोशिश करिए कि किसी संस्था से नहीं भी अगर आप जुड़े हैं तभी भी अपने सराउंडिंग्स को ही आप केवल अपने नज़र में रखिए, तो आप खुद भी एक अच्छे इंसान भी बन के उभरेंगे और समाज के हित के लिए भी काम कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपका समय हमारे थोड़े से काम को बचा लेगा। प्राइम टीवी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ रूपाली श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने अपने एनजीओ की शुरुआत की और किन किन लोगों की वो मदद करती है। ऐसे तमाम उन्होंने अपनी बातें शेयर की हैं कि जो हम लोगों को एक प्रेरणा देती है। एक बार फिर ऐसे शख्स से मुलाकात होगी आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।